हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो एनवीएस एलडीसी प्रिंसिपल का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश जो हमने किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2 जो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जो है आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो पोर्शन हम करने वाले हैं। ये एग्जाम है 2025 का जो आपका 18 मई को हुआ था, उसी में हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। सो 31 टू 60 तक हम करेंगे, फिर 61 टू 90 हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम है महेश तो आप महेश लिखेंगे, सिटी है दिल्ली तो स्पेस देके दिल्ली और स्पेस देके आपका एग्जाम नेम, फॉर एग्जांपल केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल आप लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव रखते हैं, आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। नोट्स आप अगर ऑर्डर करते हैं तो पूरा अपडेटेड सिलेबस के साथ है। जैसे आप केवीएस का नोट्स ऑर्डर करते हैं तो इसमें 12 बुकलेट का सेट होता है आपका। इसी तरीके से एनवीएस ऑर्डर करेंगे तो 11 बुकलेट का सेट है। ईएमआरएस आपकी 10 बुक्स आती हैं और यूपीएससी में भी आपकी टोटल 11 बुक का सेट है जो कि आपका पूरा सिलेबस को कवर करता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को आप सर्च करेंगे और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें, हमारा लाइव बैच जो है स्टार्ट हुआ था 12 मई से, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस का टाइम है इसका 5 o'clock हम करते हैं एडमिन एंड फाइनेंस और 8 o'clock आपकी रहती है एजुकेशन साइकोलॉजी, वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी वैलिडिटी है आपको 2 ईयर्स तक की वैलिडिटी आपको इस कोर्स की मिल जाती है। अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो 3000 रुपये तक का डिस्काउंट कूपन है जो आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप पर। और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इसमें आपके पास जो भी हम क्लास में पीडीएफ पढ़ते हैं वो पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आपको चाहिए, मुझे रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए जिसमें मुझे एक बार सारा कंटेंट मिल जाए और मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकूं, तो वो भी अवेलेबल है। और इस रिकॉर्डेड कोर्स में हमेशा जो भी लेटेस्ट लाइव बैच होता है उसी की क्लासेस आपको मिलेंगी। सो केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं उसके बाद तक, तो हमारे पास लॉन्ग वैलिडिटी का भी कोर्स है। 7 ईयर्स की वैलिडिटी आपको इस कोर्स मिल जाती है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और गारंटेड सिलेक्शन बैच भी है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। ये गारंटेड सिलेक्शन बैच भी है जो आप परचेज कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अब चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हमारा जो पार्ट 2 है दैट इज एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पोर्शन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा 31, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम यानी क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द टेक्स्ट बुक्स यूज्ड फॉर टीचिंग अ टॉपिक। जो टेक्स्ट बुक्स यूज होती हैं वो आपको कोई भी टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, वो लर्निंग आउटकम है। सेकंड, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी टॉट इन करिकुलम। लर्निंग आउटकम हमें ये बताते हैं कि करिकुलम के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाने हैं। थर्ड, स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट ए स्टूडेंट शुड मेमोराइज, या फिर ये बताते हैं कि स्टूडेंट को क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, फॉर्मल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग व्हाट ए स्टूडेंट कैन डू आफ्टर लर्निंग ए टॉपिक, या फिर फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि एक स्टूडेंट कोई भी टॉपिक लर्न करता है तो उसको उसके बाद क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लर्निंग आउटकम क्या होती है
कि जो आपने लर्न करवाया उसके बाद आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, कि आपने बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई है तो उसको क्या चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर पाए, रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर पाए, वो हमें क्या बताती हैं, हमारे लर्निंग आउटकम्स हमें बताता है। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो लर्निंग आउटकम आपकी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंसी जो स्टूडेंट जो है एक इंस्ट्रक्शन के बाद लेकर आएगा वो आपको बताती हैं। सो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही स्टेटमेंट बता रही है, ना तो ये टेक्स्ट बुक्स है, ना लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, और ना ही ये डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट को क्या मेमोराइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, Which of the following is an example of method used to assess learning outcome? अगेन जो हमारा क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम से है, कौन सा मेथड है, कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कि एक मेथड बताता है कि जिससे हम लर्निंग आउटकम को असेस कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम के बाद स्टूडेंट ने क्या सीखा उसके लिए असेसमेंट भी जरूरी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। फर्स्ट, नो असेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम के लिए कोई असेसमेंट रिक्वायर नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप असेस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें ओनली रिटन एग्जाम, ये भी गलत है कि सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पर हम रिलायबल नहीं रह सकते। हम कई बार क्विज कर ली, हमने जो है एमसीक्यू टेस्ट भी ले लिया, या हमने वर्बली भी हम कई बार बच्चे से पूछ लेते हैं इस टॉपिक से उसने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हमारा रेलिवेंट है क्योंकि हम जब लर्निंग आउटकम को असेस करते हैं तो हम सिंगल मेथड यूज नहीं करते, हम वेरियस टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर द असेसमेंट। तो इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है, पोर्टफोलियो भी है, प्रेजेंटेशन भी है, ग्रुप प्रोजेक्ट भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये हमारा गलत है। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाउ शुड लर्निंग आउटकम बी रिटन टू एंश्योर क्लैरिटी। लर्निंग आउटकम किस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि क्लैरिटी मिल पाए। तो अगेन लर्निंग आउटकम से है, तो फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू चैलेंज स्टूडेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, हमें तो क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी स्टूडेंट्स को, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। सेकेंड, फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल कंटेंट अलोन, सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं, प्रैक्टिकल या जो भी आप असेसमेंट यूज कर रहे हैं सबका जो है चीज़ें होनी चाहिए मेंशन, लर्निंग आउटकम से बच्चे ने क्या सीखा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। थर्ड, यूजिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एम्बिगुअस लैंग्वेज, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, अस्पष्ट भाषा का यूज़ करना, कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, तो एम्बिगुअस लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे तो अगेन क्लैरिटी हमें नहीं मिलेगी, हमें तो क्लैरिटी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट, यूज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, कि अस्पष्ट नहीं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखना है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट्स भी समझ पाए, पेरेंट्स भी समझ पाए, टीचर्स भी समझ पाए, सभी के लिए समझने में आसानी होगी। तो अगर हम स्पष्ट भाषा में लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिखेंगे तो उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ EPRAC-R 2.0 सिस्टम। इसके बारे में पूछा गया है, तो जो EPRAC-R 2.0 है ये क्या यूज आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। सो EPRAC-R 2.0 की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये जो पोर्टल है किस लिए यूज़ किया गया है ये सिस्टम, कि हम जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है उनको हम मैनेज कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, साथ ही साथ जो है असाइन कर पाएँ प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को कि किसका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हम मैनेज कर पाएँ, यहाँ से एग्जामिनेशन प्रोसेस को हम मॉनिटर कर पाएँ ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे, साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हेल्प कर पाएँ कि एक्यूरेट और टाइमली रिकॉर्ड जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का मिल पाए। तो दैट इज अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें हमने सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एग्जाम की हैं कि जो है टीचर को असाइन करना है, कैसा एग्जाम है वो देखना है, सारी रिजल्ट्स अपलोड करना है, सारी चीज़ हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन टू मैनेज फैकल्टी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। सेकंड, टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इन ऑनलाइन क्लास नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।
थर्ड, टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, नहीं, हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्टडी मटेरियल नहीं बल्कि किस लिए यूज करते हैं, टू मैनेज एंड मॉनिटर प्रैक्टिकल एग्जामिनर एंड अपलोड प्रैक्टिकल मार्क्स डाटा। तो हम इससे प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को भी जो है वो मैनेज कर पाते हैं, उनको मॉनिटर कर पाएंगे, साथ ही प्रैक्टिकल जो डाटा है वो हम उसको अपलोड कर पाएंगे। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, हाउ डज द सारांश पोर्टल असिस्ट स्कूल्स एंड पेरेंट्स। तो ये है हमारा सारांश पोर्टल। तो इससे पहले आपको सारांश पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है हमारा सारांश पोर्टल, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पर करेंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सारांश पोर्टल का काम क्या है, ये डिजाइन किया गया है टू हेल्प स्कूल एंड पेरेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स इनटू स्टूडेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स थ्रू डाटा एनालिसिस, कि बच्चे का जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसको हम एनालिसिस कर पाएँ और वहाँ पर जो है हम यहाँ पर हेल्प कर पाएँ उसके लिए हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर असाइन किया गया है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड या फिर फोर्थ। फर्स्ट है हमारा बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज, सेकेंड बाय मैनेजिंग स्टूडेंट फीस एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट, थर्ड बाय ऑफरिंग ए डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एड डिसीजन मेकिंग, या फिर फोर्थ बाय ऑफरिंग रियल टाइम एग्जाम इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, बेसिकली हमारा जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स है उसको एनालिसिस करना, डाटा ड्रिवन के फॉर्म में डाटा एनालिसिस करना और एक डिसीजन तक पहुंचना। सो बाय ऑफरिंग ए डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एड डिसीजन मेकिंग, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है, व्हाट डज द OSIS R2.0 पोर्टल फैसिलिटेट। तो अगेन एक पोर्टल के बारे में है, OSIS पोर्टल है R2.0। इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो पोर्टल है ये किसके लिए है, पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए है। सो ये पोर्टल आपका है ऑनलाइन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बेसिकली ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस पोर्टल की फुल फॉर्म है, ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इससे क्या पता चल रहा है मेरे नाम से कि एक ऐसा पोर्टल है जो कि जब सभी जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है स्कूल का, किस तरीके से वो यूजफुल है, सेफ एंड सिक्योर किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, फैकल्टी स्ट्रेंथ, इन्विजिलेटर की इवेल्युएशन करना, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पर्पज, फैसिलिटी अवेलेबल करना फॉर टीचर्स, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, साइंस एग्जीबिशन और जो है बाकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हैं अडोप्टेड बाय द स्कूल, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगी। तो इस पोर्टल पर क्या फैसिलिटेट करता है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, तो स्कूल फीस नहीं, स्कूल फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड, डिजिटल लर्निंग एंड ट्यूटरिंग सर्विसेज, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स, ये भी नहीं हम करते। तो फोर्थ हमारा क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एफिलिएटेड स्कूल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फैकल्टी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में है यहाँ पर, जो कि सारी आप इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। जैसे आप शाला दर्पण का पोर्टल का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर आप अपने स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। ठीक इसी तरीके से हमारे पास OSIS है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फैकल्टी के बारे में, स्टूडेंट डिटेल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ लेवरेजिंग ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन। NEP में ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, तो इसका क्या बेनिफिट है कि डिजिटल एजुकेशन हम क्यों ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू अवॉइड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऑल टुगेदर, कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। सेकेंड, टू मेक एजुकेशन मोर फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन, या हम चाहते हैं कि बच्चा मेमोराइजेशन पर फोकस करे। थर्ड, टू एंश्योर दैट एजुकेशन कंटिन्यूज इवन ड्यूरिंग सर्कमस्टांसेस लाइक पेंडेमिक, या हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आई थी कोविड, उस टाइम पर भी एजुकेशन चलती रहे, इसीलिए डिजिटल एजुकेशन है। या फोर्थ, टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इन पर्सन एजुकेशन कंप्लीटली, या हम ये चाहते हैं कि इन पर्सन एजुकेशन जो है हमारी कंप्लीटली हम जो है उसको एलिमिनेट कर पाएं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पर करेक्ट है।
तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड से क्या हम दूर जाना चाहते हैं? नहीं, हमारी तो एनईपी कहती है कि भाई जो इंडिया के गुरुकुल सिस्टम था उसको भी हम यूज करेंगे, हम जो पुरानी चीजें थी उसको भी हम यूज करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, हम तो ब्लेंडेड यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। सेकेंड, फोकस ऑन मेमोराइजेशन। एनईपी कहती है रोट मेमोराइजेशन नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इन पर्सन एजुकेशन कंप्लीटली, नहीं, हम तो ब्लेंडेड चाहते हैं, हाइब्रिड एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन हम दोनों ही मेथड के लिए तैयार हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, टू एंश्योर दैट एजुकेशन कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग सर्कमस्टांसेस लाइक पेंडेमिक, कि जो भी हमारी सिचुएशन हो, जैसे कोविड के टाइम पर सिचुएशन थी, उस टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती थी, उस टाइम पर हम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कर पाए, तो ये हमारा मोटिव है। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Which platform is mentioned in NEP as an example of existing e-learning tool for supporting online education? So NEP में ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन से पोर्टल की बात की गई है? स्वम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कोर्सेरा। सो कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जो है अवेल कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स में है, उसके बारे में बात नहीं की गई है। व्हाट्सएप के बारे में भी बात नहीं की गई है, यूट्यूब के बारे में भी बात नहीं की गई है। हालांकि हम काफ़ी सारे चैनल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी है, बाकी है उनके यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके टीवी चैनल्स हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात की गई है एनईपी में, वो हमारी कौन सी है? स्वम पोर्टल। स्वम पोर्टल के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट है। तो स्वम पोर्टल क्या करता है? स्वम पोर्टल में आपको मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। इसके बारे में, पोर्टल के बारे में एनईपी में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39, which of the following is a feature of eCBSE portal and mobile app? eCBSE जो पोर्टल है और मोबाइल ऐप है उसका कौन सा फीचर है, ये आपको बताना है कि eCBSE पोर्टल और हमारी मोबाइल ऐप विच फीचर इज देयर। सो eCBSE हमने क्यों यूज़ की, क्यों हमने डिज़ाइन की है? इसका डिज़ाइनिंग का पर्पस है कि डिजिटल लर्निंग जो है वो हम एनहांस कर सकें, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हों स्टूडेंट्स के लिए भी, एजुकेटर के लिए भी। तो डिजिटल एजुकेशन के साथ डिजिटल जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो यहाँ पर, उसके लिए मैंडेटरी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है सिर्फ, वो नहीं है, असेसमेंट टूल हो सकता है बट ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो गलत होगा। सेकंड, इट प्रोवाइड्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सीबीएसई एग्जाम, नहीं, वो भी प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, नहीं, स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करने के लिए पोर्टल नहीं है। ये इसका पोर्टल का क्या मकसद है? इट ऑफर्स ए कलेक्शन ऑफ 110 सीबीएसई बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप बुक फॉर्मेट। फ्लिप बुक फॉर्मेट आपने देखी होगी, कई पीडीएफ आप पढ़ते हो तो पीडीएफ जैसे ये है, ये ऐसे चल रही है, और वो फ्लिप बुक इस तरीके से होती है, इस तरीके से होगी, दोनों पेज यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्लिप का ऑप्शन होगा। सो फ्लिप बुक फॉर्मेट में होती है, 110 बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 3। तो इस पोर्टल पर हमारे पास जो भी बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द मेन गोल ऑफ रिड्यूसिंग द करिकुलम कंटेंट इन ईच सब्जेक्ट इज। आपने देखा होगा कि जब से एनईपी आई है हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो हमने हटाए, और ऐसा नहीं कि एकदम से हटा दिए हैं, कमेटी बैठी है फिर उसके बाद हटाए गए हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई या हिस्ट्री में से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हो गए। तो जो ये हमने हटाया है, जो करिकुलम कंटेंट को हमने रिड्यूस किया है, इसका गोल क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टू मेक रूम फॉर रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, कि बच्चा जो है रटाफिकेशन कर सके, रोट लर्निंग पर फोकस कर सके। नहीं, वो हमारा गलत है, क्योंकि एनईपी कहती है रोट मेमोराइजेशन तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है। सो रोट लर्निंग नहीं होगी यहाँ पर। सेकेंड है हमारा टू फोकस ऑन एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चा जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर ऐड करें। हमने वो चीज़ें हटाई हैं जो अब रिलेवेंट नहीं थी, या वो चीज़ें बड़ी क्लासेस में अलग से अपना टॉपिक है चलता आ रहा है, वो है वहाँ पर बच्चा पढ़ सके। सो एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के लिए ज़रूरी है, ये हमारा राइट ऑप्शन है।
थर्ड है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्कूल डे, वो भी हम नहीं चाहते कि स्कूल डे जो है लेंथ बढ़े, क्योंकि हमने तो करिकुलम को रिड्यूस किया है। फोर्थ, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि किसी सब्जेक्ट में जो पोर्शन अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं थे या कहीं ना कहीं आगे वाली आने वाली क्लास में डिटेल में दिए गए उनको हमने हटाया है, राइट। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड, एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, what is the importance of multilingualism for children between age 2 to 8 as per NEP। तो multilingualism की जो हमारी NEP है वो किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है कि मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो बच्चों को आनी चाहिए। तो 2 to 8 की अगर हम एज की बात करें स्पेसिफिकली, तो मल्टी लैंग्वेजिज्म यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है 2 to 8 ईयर्स के बच्चे के लिए, वो आपको बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इट मेक्स चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज स्लोअर, इससे बच्चा लैंग्वेज जो है आराम से सीखेगा, नहीं, लैंग्वेज जो स्पीड है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चा एक से ज़्यादा लैंग्वेज आराम से सीख सकता है। इट ओनली यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन अर्बन एरिया, नहीं, दोनों के लिए है, रूरल में भी, ऐसा तो नहीं है कि एनईपी सिर्फ अर्बन एरिया में इंप्लीमेंट होगी, सब जगह पर इंप्लीमेंट होगी। इट इज़ इरेलीवेंट टू चिल्ड्रन लर्निंग डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के लर्निंग डेवलपमेंट के लिए इरेलीवेंट है, गलत है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट हम कहीं ना कहीं कहाँ पर रखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, तो बच्चे का डेवलपमेंट तो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, इट हैज़ कॉग्निटिव बेनिफिट एंड एनहांस लैंग्वेज लर्निंग, इसका कॉग्निटिव बेनिफिट है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो लैंग्वेज लर्निंग है वो भी बच्चे की बढ़ती है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन इज 3, राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। तो मल्टी लैंग्वेज अगर हम लेकर आएंगे तो लर्निंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, बच्चे का जो कंटेंट है किसी सब्जेक्ट में वो और ज़्यादा लर्निंग जो है मीनिंगफुल बनेगा, और मल्टी लैंग्वेजिज्म होगा तो चिल्ड्रन जो है मल्टीपल लैंग्वेज सीख पाएगा, उसका सोशल कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ेगा यहाँ पर, और जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे बच्चे का ब्रेन फंक्शन बूस्ट होगा, मल्टीलिंग्विज्म से प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस उसको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर जो है बेसिकली हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनईपी, अगेन एनईपी से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी द प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यंग चिल्ड्रन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, कि ग्रेड 5 तक जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी मीडियम क्या होगी, वो आपको बताना है। सो ऑप्शन फर्स्ट हिंदी, नहीं, हमारी एनईपी क्या कहती है, हमारी एनईपी कहती है कि बच्चे को 5वीं कक्षा तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो उसका मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, जो उसकी होम लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो होनी चाहिए, और प्रेफरेबली वो कहाँ तक होनी चाहिए, टिल द क्लास 8 तक होनी चाहिए। तो हिंदी भी नहीं होगी, इंग्लिश भी नहीं होगी, कोई लैंग्वेज जो स्कूल चूज करेगा वो भी नहीं होगी, क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या जो मदर टंग है वो होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। इससे क्या होगा, बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और बच्चा कहीं ना कहीं अपनी रीजनल लैंग्वेज में और बेटर तरीके से सीख पाएगा एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, According to Vygotsky, what role do cultural tools play in cognitive development? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल की बात की है, तो कल्चरल टूल जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, द ओनली इम्पैक्ट फिजिकल स्किल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। सेकंड हमारा जो है क्या है कि क्या ये सिर्फ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है हमारा। सेकंड, दे लिमिट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय रेस्ट्रिक्टिंग थिंकिंग टू कंक्रीट एक्सपीरियंसली, नहीं, इससे भी नहीं, तो हमारी क्या है नॉलेज, हमारी तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो नॉलेज जो है यहाँ पर मिलती है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, दे help develop cognitive abilities by providing framework for thinking and problem solving। तो ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट है कि इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फ्रेमवर्क जो है थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंक्रीज होगा। फोर्थ है हमारा नो सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो कल्चरल टूल कौन से होते हैं, अगर आपने एनवीएस वाइस प्रिंसिपल का पेपर देखा था तो वो हमने सोल्व किया था, वहां पर भी हमने बात की थी। सो कल्चरल टूल हमारे क्या है, बेसिकली कल्चरल टूल हमारे लैंग्वेज, सिंबल, टेक्नोलॉजी, सोशल कस्टम,
ठीक है, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे कल्चरल टूल हैं। तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, इससे जो है हम सोच क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो इससे आसानी मिलती है। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को समझने में, कि कोई पर्सन कैसे सोचेगा, कैसे रीजनिंग पावर उसकी बढ़ेगी, उसको स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेंटल फंक्शन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फोकस होता है। नेक्स्ट है हमारा अगेन वाइगोत्स्की की थ्योरी से है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। Vygotsky believed that language plays a critical role in cognitive development because Vygotsky कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करती है। कैसे, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग, कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए जरूरी नहीं है। जबकि ये लैंग्वेज क्या करती है, आपको रीजनिंग पावर देती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर देती है, आपको प्लानिंग पावर देती है, तो वो सब देती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा कहता है प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सप्रेस आइडिया, आस्क क्वेश्चन एंड लिंक द पास्ट इन द फ्यूचर। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप जो है आइडिया भी अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा लिमिट थिंकिंग डू व्हाट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। ये आपकी थिंकिंग को लिमिट कर देता है कि आप डायरेक्टली क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सेंसरी एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड होता है, लैंग्वेज में सेंसरी डेवलपमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ओनली हेल्प विद मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, नहीं, इससे तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी डेवलप होता है। सो लैंग्वेज एक टूल है फॉर द थॉट, ये वाइगोत्स्की का कहना था कि लैंग्वेज एंड थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के भी डेवलपमेंट में। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप अपने आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, प्लान कर सकते हो फ्यूचर के लिए, एंगेज कर सकते हो सेल्फ टास्क और इनर स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है, व्हाट फिजिकल डेवलपमेंट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर। तो जो प्री स्कूल ईयर है उस टाइम पर बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। अब जो प्री स्कूल ईयर है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, प्री स्कूल ईयर इज 3 to 5 ईयर्स, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स तक जो आप प्री स्कूल कर रहे हैं उस टाइम पर क्या है और मोटिव हमारा किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जब बच्चा प्री स्कूल में होता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है, जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लिपिंग। फाइन मोटर स्किल होता है जो हमारी जो है स्मॉल मसल्स है उसका जो है डेवलपमेंट होता है, जैसे ड्राइंग करना सीख जाता है बच्चा, कटिंग विद सीजर, बटनिंग, ये सब चीज़ें सीख जाता है। और इस टाइम पर इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल स्किल्स वो भी डेवलप होती हैं, लेकिन सबसे मेन क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है एट द 3 to 5 ईयर। तो मोर फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या 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 है हमारे पास। सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन होता है बट इतना प्रोमिनेंट नहीं, सो ये हमारा नहीं है। सेकेंड, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल, तो ये हमारा सबसे ज्यादा रहता है कि आपकी जो लार्ज एंड स्मॉल मसल्स हैं उन पर मोटर जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स। थर्ड, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजिकल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है यहाँ पर डेवलपमेंट, वो कॉग्निटिव से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मेजर ग्रोथ इन सोशल स्किल, यहाँ पर डेवलपमेंट सब में होता है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ फिजिकल में हो रहा है, डेवलपमेंट सब में हो रहा है। सोशल स्किल्स भी बढ़ रही हैं, इमोशनल भी बढ़ रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, बट सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा जो है किस पर होता है, फिजिकल पूछा गया। वैसे भी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंज होता है, तो फिजिकल हमारा ये है जहां पर ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल जो है वो बच्चे की डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। The satellite imagery based decision support system for affiliation help school by, जो सैटेलाइटरी बेस्ड सिस्टम है जिससे कि आप स्कूल को एफिलिएट कर सकते हैं, उससे क्या हेल्प मिलती है वो आपको बताना है। व्हाट हेल्प यू, जो आपकी सैटेलाइट वाला सिस्टम है उससे आपको क्या हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैपिंग स्कूल, तो सैटेलाइट की बात है तो स्कूल को मैप करना, गूगल प्ले स्टोर पर जो आपकी गूगल मैप पर जो आपकी लोकेशन है वो देखना। सो मैपिंग स्कूल लोकेशन यूजिंग जियो टैग फोटोग्राफ, तो जियो टैग फोटोग्राफ से आप स्कूल की लोकेशन मैप कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा अगर आप कभी कैब बुक करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो तो जाती है लेकिन साथ में फोटो जाता है कि यहाँ पर पर्सन जो है ये एरिया है लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो फोटो टैग्ड हो जाता है। तो यही हेल्प हमें यहाँ पर मिलती है
कहीं ना कहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। आगे भी देख लेते हैं, स्कूल फैसिलिटी की डिटेल मैनेज होती है, नहीं, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड, मॉनिटरिंग एग्जाम रिजल्ट्स, ये भी हमारा नहीं है। फोर्थ, जनरेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। तो जो लोकेशन है स्कूल की उसको हम मैप कर पाते हैं विद जियो टैग्ड फोटोग्राफ। सो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ OSAMS R2.0, और क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा था, राइट। अभी एक और क्वेश्चन आया था इससे, तो इसका पर्पस क्या है वो आपको बताना है कि क्या पर्पस है इसका। तो बेसिकली क्या है, ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसने क्या कर दिया, इसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है कि अगर कोई भी स्कूल अपनी एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है विद अ गवर्निंग बॉडी, जैसे कि CBSE है। जो भी सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स वो आप डिजिटली सबमिट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर आसान हो गया है। तो फर्स्ट है हमारा टू ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्कूल एफिलिएशन एंड मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट ही हमारा इस पर्पस को सोल्व करता है, ये पोर्टल के बारे में पूरी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एंटायर प्रोसेस जो स्कूल एफिलिएशन का है उसको ऑटोमेट कर दिया गया, मॉनिटर हम कर सकते हैं। सेकंड, टू प्रोवाइड रियल टाइम एग्जाम इन्फॉर्मेशन, नहीं। टू मैनेज स्कूल डाटा ड्यूरिंग एग्जाम, ये भी गलत है। एंड फोर्थ, टू ट्रैक अटेंडेंस इन स्कूल, ये भी हमारा गलत है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट जो है, ठीक है। तो एक ऐसा पोर्टल जो कि स्कूल एफिलिएशन प्रोग्राम को सही से बना रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर भी कर रहा है कि कॉम्प्लायंस जो है विद रेगुलेशन है कि नहीं, एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा है, एंश्योर कर रहा है कि रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा? What is important consideration for principals regarding the performance of student in report card? स्टूडेंट जो रिपोर्ट कार्ड आती है उसमें मेन जो मोटिव है वो क्या है, क्या कंसिडरेशन है फॉर प्रिंसिपल? टू एक्सक्लूड एनी सब्जेक्टिव असेसमेंट फ्रॉम रिपोर्ट कार्ड, नहीं। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो क्या होना चाहिए, हमारा रिपोर्ट होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो उसमें बताई जाए। इसके लिए हमारे पास एक बॉडी भी है, परख, है ना, कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं होने चाहिए बल्कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब डेवलपमेंट्स के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये कहता है कि सब्जेक्टिव असेसमेंट एक्सक्लूड कर दे रिपोर्ट कार्ड से, नहीं, गलत हो जाएगा, इंक्लूड करनी है। टू ओनली फोकस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स, नहीं, वो स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, बाकी अदर एक्टिविटीज में कैसा कर रहा है, वो भी रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। तो सेकंड भी हमारा गलत है। थर्ड, टू अवॉइड मेंशनिंग कॉम्पिटेंसीज इन द रिपोर्ट कार्ड। कॉम्पिटेंसी तो बच्चे की मेंटेन करनी है कि किस एरिया में बच्चा अच्छा कर रहा है, किस एरिया में वीक है, कहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, सब चीजें होनी चाहिए। फोर्थ, टू मेंशन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द रिपोर्ट कार्ड। तो ये हमें करना है कि ये हमें मेंटेन करनी है। यहाँ पर अवॉर्ड था, यहाँ पर ओनली था, यहाँ पर एक्सक्लूड था, तो इसलिए तीनों गलत है। यहाँ पर है कि जो बच्चे की कॉम्पिटेंसी है वो हमें मेंशन करनी है रिपोर्ट कार्ड में, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज द राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. The JNV principal has to take the following steps to admit the students in class 11th for the वैकेट सीट। तो जो भी बच्चे के लिए क्लास में 11th में जब एग्जाम लेते हैं जो भी खाली सीट बच जाती है उस पे जो बच्चा है, जो प्रिंसिपल है, उसके क्या काम है वो आपको बताना है, क्या स्टेप्स लेगा। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी स्टेप विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। आपको वो स्टेप बताना है जो कि प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स आर इंटीमेटेड बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय SMS अबाउट देयर सिलेक्शन एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सबमिट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन स्कूल। तो बच्चों को जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट भी भेजे जाएंगे, SMS भी भेजा जाएगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दे स्कूल में। सेकंड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एडमिशन स्टेटस, एडमिशन इज गिवन टू लोकल स्टूडेंट्स फॉर रिमेनिंग वैकेट सीट्स। और जो है पूरा प्रिपरेशन करने के बाद जब हम पूरा फाइनल एडमिशन स्टेटस देख लेंगे तो एडमिशन हम किसको देंगे? एडमिशन हम देंगे लोकल स्टूडेंट्स को, जो भी वैकेट सीट रहेगी हमारी उस पर। थर्ड है हमारे पास आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीविंग ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोविजनल एडमिशन इज गिवन। जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और जो है TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बच्चे को प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाएगा। फोर्थ, व्हेन द मेरिट लिस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम एजेंसी, लिस्ट इज वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू
कैटेगरी, अर्बन, रूरल और डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो जैसे ही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी एजेंसी से, हम लिस्ट को वेरीफाई करेंगे जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अर्बन, रूरल, उसके अकॉर्डिंग। सो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं करता है, जो प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं है, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन की जब लिस्ट बन जाएगी तो एडमिशन जो है लोकल स्टूडेंट को दिया जाए। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्वेश्चन हमारा वीपी में भी था, लगभग सेम था, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे की थ्योरी से कि क्या होगा यहाँ पर जो बच्चा है कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है बेस्ट यहाँ पर दिखा दे रहा है। सो ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, एक ऐसी स्किल जो कि जीन पियाजे ने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस में जो है डिफाइन की है। तो टिपिकली ये हमारी कब डेवलप होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि एडोलसेंस में। इससे बच्चा हाइपोथेसिस बना पाता है, वो समझ पाता है कि अगर ये होगा या ये होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। वो अपनी पॉसिबिलिटी इमेजिन कर पाता है, लॉजिक यूज कर पाता है डिडक्ट के लिए, और आउटकम जो है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस यहाँ पर दे पाता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट मेमोराइजिंग द स्टेप फॉर सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम। तो ये तो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है कि बच्चा जो है बस मैथ की प्रॉब्लम्स जो है उसको सोल्व करने के लिए मेमोराइज कर रहा है, तो दिस इज कंप्लीटली अ मेमोराइजेशन। सेकंड, चाइल्ड कैटेगराइजिंग एनिमल बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स लाइक साइज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग बच्चा जो कैटेगराइज कर पा रहा है एनिमल, तो ये भी उसका डेवलपमेंट पहले हो जाता है, इस स्टेज में नहीं होता। एंड एडोलसेंस इमेजिनिंग हाउ लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इफ पीपल डिड नॉट हैव टू स्लीप। अगर लोगों को सोने को नहीं मिलेगा तो लोगों की लाइफ कैसी होगी, हाइपोथेसिस है। तो ये वाली क्या है, ये हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग है। सो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। नेक्स्ट हमारा कहता है पर्सन लर्निंग टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट शेप बाय टच। तो ये भी हमारा सेंसरी डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है, इस स्टेज में नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग एज डिस्क्राइब बाय द जीन पियाजे। जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फॉर्मल जो ऑपरेशनल थिंकिंग है उसमें बच्चे को क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सो फॉर्मल जो है यहाँ पर वो बेसिकली अपना लॉजिकल रूल समझने लग जाता है। 11 एंड अबो या 12 एंड अबो हम इस स्टेज को बोलते हैं। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो हमने ऊपर पढ़ा वो आ जाती है। एबिलिटी टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर सिनेरियो के बारे में बच्चा सोच पाता है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो द एबिलिटी टू फोकस ओनली ऑन कंक्रीट एंड रियल वर्ल्ड नहीं, इससे आगे भी बच्चा सोच सकता है। द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा गलत है। थर्ड, मेमोराइज फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा मेमोराइजेशन का एग्जांपल है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। उसमें कौन सी एबिलिटी आ जाती है, हाइपोथेटिकली भी और डिडक्टिव भी। सो द एबिलिटी टू रीजन डिडक्टिवली एंड थिंक हाइपोथेटिकली, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ डज फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इम्पैक्ट अडोलसन इंटरेस्ट एंड बिलीव। किस तरीके से जो है जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है बच्चे के अडोलसन्स के इंटरेस्ट और बिलीव्स पर किस तरीके से अफेक्ट डालती है, ये आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Adolescents tend to focus more on physical objects than an abstract idea। ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट पर भी फोकस करता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आ चुकी होती है। Adolescents often develop strong interest in idealistic और hypothetical words and social issue। जो adolescence है हमारा उसमें hypothetical reasoning भी आ जाती है, social issue के बारे में भी सोचता है, उसके ideology जो interest है वो भी उसका strong हो जाता है, ये हमारा correct है। थर्ड, adolescents become uninterested in abstract subject like science fiction, political cause नहीं, बच्चा तो जो कि इंटरेस्ट लेता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, फिक्शन में। नेक्स्ट हमारा adolescents are less critical of other action and beliefs। लेस नहीं होते, वो पूरे क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उनमें अपनी समझ आ जाती है, हाइपोथेटिकल है, डिडक्टिव रीजनिंग है, तो वो सब करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच टाइप ऑफ लर्निंग मेथड इज पार्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग।
इन डिजिटल वर्ल्ड। ब्लेंडेड लर्निंग जहां पर आप ऑफलाइन भी यूज कर रहे हैं और जहां पर आप ऑनलाइन भी यूज कर रहे हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, वो आपको बताना है। तो जहां पर आप ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम प्लस डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन हम दोनों यूज कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा DIY। DIY ऑपरेशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, बच्चे को लर्निंग दे सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। सो DIY एक्सपेरिमेंट में हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। सेकंड, पैसिव लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ये नहीं हमारा, ये तो बस सिर्फ लिसनिंग है, एक ही तरफ से नॉलेज हो रही है ना। सेकंड हमारा मेमोराइजेशन ड्रिल, तो ये मेमोराइजेशन का एग्जांपल है। थर्ड, प्योर लेक्चर बेस्ड भी हमारा पूरा कंप्लीटली ऑफलाइन होगा, ये भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, जहां पर आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, DIY एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कौन सा क्लासिकल फॉर्मेट है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जहां पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखता है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। जब बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चा खुद से चीजें करके सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो है क्लासिकल फॉर्मेट क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। फर्स्ट, मॉडर्न क्लासरूम टीचिंग, ये तो नहीं है, मॉडर्न है तो। सेकंड, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, नहीं। थर्ड, ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल क्लासिकल फॉर्मेट क्या है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। गुरुकुल में क्या होता था, स्टूडेंट वहीं पर रहता था, सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रही है, सब चीजें खुद से कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को वहां पर सीख रहा है। तो जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता था, जहां पर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, बच्चा वहीं गुरु के साथ रह रहा है, वहीं पर उसको नॉलेज मिल रही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिसिप्लिन वहां पर सीख रहा है। सो एकेडमिक, एथिक्स, लाइफ स्किल्स यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का की कंपोनेंट नहीं है, वो आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट अगर हम बात करें, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन करेगा तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है। बच्चा जो है यहाँ पर अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाएगा, अपने थिंकिंग जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। सेकंड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब अपने पीयर्स के साथ है और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, तो वो भी हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। थर्ड है पैसिव ऑब्जर्वेशन, पैसिव ऑब्जर्वेशन में जो है उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिले, वो हैंड्स ऑन नहीं कर रहा है, डू इट योरसेल्फ नहीं है, खुद से नहीं कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का की कंपोनेंट नहीं है। फोर्थ, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बेस्ड तो लर्निंग हम बोल ही रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहां पर होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में हमारी एनईपी बात करती है, तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में प्राइमरी जो गोल है वो हमारा क्या है। सो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या है, आप वेरियस आर्ट फॉर्म्स यूज करो, जैसे विजुअल, परफॉर्मिंग, फोक आर्ट्स, या आप यूज करो बच्चों को सिखाने के लिए, है ना। तो लर्निंग इससे क्या होगी, एंगेजिंग होगी, क्रिएटिव होगी, मीनिंगफुल बनेगी, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसमें रिटेंशन पावर बढ़ेगी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द आर्ट बेस्ड। टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड विद आर्ट बेस्ड, नहीं, आर्ट बेस्ड टीचिंग तो ये कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ इंक्लूड करो, अपना सब्जेक्ट आप पढ़ा उसके साथ आप आर्ट इंक्लूड करो, ना कि आप बिल्कुल रिप्लेस कर दो, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, टू टीच आर्ट ए सेपरेट सब्जेक्ट, क्या आर्ट को बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, नहीं, इंटीग्रेट करना सब्जेक्ट के साथ, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाना। टू फोकस ओनली ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, नहीं, परफॉर्मिंग, विजुअल, जो भी आर्ट्स है वो आप अलग अलग इसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड, टू इंटीग्रेट आर्ट विद ऑल सब्जेक्ट टू एनहांस लर्निंग, तो आर्ट इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप आर्ट को इंटीग्रेट करो ताकि लर्निंग जो है वो आपकी एनहांस हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। 57 हमारा क्या है, द एडमिशंस ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल लार्जली डिपेंड ऑन, बच्चे का एडमिशन अगर आप किसी स्कूल में करवाते हो, आप किस चीज पर फोकस करते हो, किस चीज पर सबसे ज्यादा जो है डिपेंड करता है,
फर्स्ट है हमारा सीसीएन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली आप करिकुलम एक्टिविटीज क्या हैं, सीसीए क्या हैं, वो आप देखते हो, बट सिर्फ वो नहीं देखते, एकेडमिक भी उसके साथ देखोगे। सेकंड, एकेडमिक एक्सीलेंस, सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस भी नहीं देखते, आप देखते हो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा, वहां पर एडमिशन करवाना है। थर्ड, स्पोर्ट्स एंड गेम कंडक्टेड, वो भी आप देखोगे, लेकिन उसके साथ अदर पर्सपेक्टिव भी। नेक्स्ट हमारा ब्रांड नेम एंड इमेज। तो राइट ऑप्शन क्या है, ब्रांड नेम एंड इमेज। आप क्या किसी ऐसे स्कूल में जाते हो जिसका नाम आपने नहीं सुना हो, आसपास में कोई छोटा स्कूल है, आप उसके पास जाके पूछते हो कि आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक किस तरीके से है, स्पोर्ट्स गेम क्या है, नहीं। हम ज्यादातर उसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं जिसकी हमने ब्रांड नेम सुना हो, जिसकी इमेज अच्छी हो, जिसका हमने नाम सुना हो। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है, सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, आपकी स्कूल की ब्रांड नेम क्या है, आपकी इमेज क्या है। अगर ऐसा होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें अच्छे से फोकस करती, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल लें तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है, सारी चीजें हैं, बेटर सारी चीजें, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत कम है जो फिर भी करवाते हैं, जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल, तो वो उन्हीं में जाते हैं जहां पर ब्रांड नेम और इमेज है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following best describe एरिक्सन साइकोलॉजिकल, सो है फिजियो सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी दी थी एरिक्सन ने, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और आपको क्या बताना है कि जो हमारा एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है उसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन फर्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग अलोन, नहीं, मोरल रीजनिंग नहीं, एरिक्सन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी बारे में बात की है। सेकेंड ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ 8 स्टेजेस ईच विद सेंट्रल क्राइसिस टू रिजोल्व, तो यस 8 स्टेजेस जो हैं वो जरूर दी गई हैं। थर्ड, इट सोली ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करती है, नहीं। फोर्थ, इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ओनली, क्या सेल्फ कंसेप्ट पर बात करती है, नहीं। हमारी थोड़ी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बात करती है, सोशल इंडिविजुअल फैक्टर्स पर भी बात करती है, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स, आइडेंटिटी, इन सब चीजों पर बात करती है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें 8 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है, विद ए सेंट्रल क्राइसिस टू रिजोल्व। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 59 हमारा क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग will be most effective way to prevent drug abuse among adolescents। अगर आपको adolescents में जो है ड्रग एब्यूज को रोकना है तो कौन सा सबसे सही मेथड होगा। फर्स्ट, इग्नोरिंग पीयर बिहेवियर एंड फोकसिंग ओनली ऑन पेरेंटल कंट्रोल, कि पीयर बिहेवियर को हम बिल्कुल इग्नोर कर दे, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल पर सपोर्ट, पेरेंटल पर ही जो है वहां पर हमारा कंट्रोल रहे कि हम उसी पर फोकस करें, क्या ये होगा, नहीं, हमारा जो है टीचर पीयर सब पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, स्केयर टैक्टिक्स एंड वार्निंग लेबल्स ऑन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे तो वार्निंग लेबल्स होते ही हैं, स्केयर टैक्टिक्स भी होती हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो सेकंड भी हमारा गलत है, सिर्फ उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते। एनकरेजिंग पीयर प्रेशर एज ए डेटरेंट, नहीं, पीयर प्रेशर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है टीचिंग एडोलसेंट्स हाउ टू रजिस्ट सोशल प्रेशर थ्रू सोशल ट्रेनिंग एंड इंटरेक्टिव मेथड। तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, जो क्या कहता है कि एडोलसेंट्स को हम ये सिखाएं कि किस तरीके से सोशल प्रेशर जो है उसको रजिस्ट करना है, उसका विरोध कैसे करना है, स्किल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें, इंटरेक्टिव मेथड हम प्रोवाइड करें। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड रजिस्ट पीयर प्रेशर, मेक इनफॉर्मल हेल्दी डिसीजन, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉपिंग स्ट्रेटेजी, एम्पावरमेंट इन एजुकेशन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं एज ए ड्रग प्रिवेंटिव प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है, Which of the following best describe the integration of sports in the new curriculum post NEP? NEP में आर्ट इंटीग्रेटेड की हमने बात कर ली, तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड की भी बात की गई है। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? यू कैन कमेंट इन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, बच्चे में 21st सेंचुरी जो स्किल्स है जैसे टीम वर्क, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, डिसिप्लिन, रेजिलेंस, फिजिकल मेंटल वेलबींग, वो यहाँ पर डेवलप होंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्पोर्ट्स ओनली बी इंक्लूडेड इन फिजिकल एजुकेशन क्लास, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करनी है बाकी सब्जेक्ट के साथ भी। सेकंड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन विल हेल्प स्टूडेंट डेवलप लाइफ स्किल सच एज कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये ठीक है हमारा कि जो स्पोर्ट्स है उससे बच्चे में क्या होगा, कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, लाइफ स्किल, टीम वर्क बढ़ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ रहा है।
थर्ड कहता है फिजिकल एक्टिविटीज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लासरूम लर्निंग, नहीं फिजिकल एक्टिविटी होंगी बल्कि सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करनी है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स विल रिप्लेस ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट, नहीं स्पोर्ट्स भी रहेगा बाकी सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, सब्जेक्ट के साथ हमें इंटीग्रेट करना है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 31 से लेकर हमने जो है 60 तक अपने साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने हिंदी इंग्लिश की थी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। 30 करके 3 क्लासेस और आएंगी जिसमें कि हम एडमिन फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, आपकी सारी जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में। तो लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्स या इंटरव्यू बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी अगर हम बात करें, हमारे पास लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 12 मई को, तो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग बैचेस की क्लास टाइमिंग है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ आपको मिल जाते हैं बाय कोरियर, क्लास में जो भी करवाया जाता है वो पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाती है। तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर होता है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस, आप अलग अलग रिकॉर्डेड बैच भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मेरा कोर्स मुझे लंबी वैलिडिटी का चाहिए, तो 7 साल की वैलिडिटी का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी पूरी फीस जो है वापस हो जाएगी, तो वो बैच भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं सिर्फ, तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी नोट्स अवेलेबल है और विद सारी चीज़ें, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अपडेटेड सिलेबस के साथ अवेलेबल है। तो आप अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, अपना एग्जाम नेम आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपके एग्जाम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने क्या था, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के हमने क्वेश्चन किए थे, 31 to 61 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अभी हम करेंगे उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे 60 तक हमने कल किए थे, आज हम करेंगे 60 to 90। तो 30 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, और साथ ही जिसमें एनवीएस स्पेसिफिक रूल्स है उसके क्वेश्चन बचे हैं, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। एनवीएस वाइस प्रिंसिपल का पेपर ऑलरेडी पूरा सोल्व हो चुका है, अभी हम प्रिंसिपल का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो आपका हुआ था 18 मई 2025 को। तो अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल की, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपना नाम। सपोज अगर आपका नाम जो है मीना है तो मीना लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके एग्जाम का नाम, और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इससे आपको आपके रेलिवेंट एग्जाम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं और नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये केवीएस के नोट्स हैं, 12 बुकलेट की सेट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम
करिकुलम अवेलेबल है, पूरा सिलेबस अपडेटेड है, तो आप इससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवीएस का जो सेट है वो भी अवेलेबल है, यूपीएससी ईएमआरएस सभी जो नोट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, और सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है अपडेटेड सिलेबस के साथ। तो आपको पता ही है कि केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, मिड जून से पहले आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एनवीएस की भी ओपन वैकेंसी जो है आने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ एलडीसी आई थी। नेक्स्ट, अगर आप जो है हमारे बैच के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो जो भी बैच आपका है वो आप सर्च कर सकते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर पाएंगे। अभी अगर हम लेटेस्ट बैच की बात करें तो लेटेस्ट हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 12 मई को। ये हमारा लाइव बैच स्टार्ट है, इवनिंग बैच है, तो टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग बैच है ये हमारा, जिसमें हम 5 o'clock करते हैं एडमिन एंड फिनेंस का पोर्शन, और उसके बाद 8 o'clock होता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 2 years की वैलिडिटी, और इसके साथ ही आपको जो है अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको मिल जाते हैं हार्ड कॉपी नोट्स फ्री। और अगर अभी आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इस पर अभी 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्लास की पीडीएफ जो है ऐप पर मिल जाती है, और हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास मिल जाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे रिकॉर्डेड बैच ही चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि अभी मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, जब भी वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप 7 साल की वैलिडिटी का जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इसके साथ हमारे पास एक गारंटेड सिलेक्शन बैच है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन हमने 60 तक किया था, उसके बाद 61 पर चलते हैं। 61 जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एनईपी से क्वेश्चन है अगेन। तो एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे इसमें। तो 61 की अगर हम बात करें, The secondary stage of new curriculum after NEP 2020 is characterized by। तो जो सेकेंडरी स्टेज है NEP की वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, उसके बारे में आपको बताना है। सो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नो स्कोप फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ एस्पिरेशन, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। सेकंड, ए फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेप्थ, या ये फोकस करता है मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी पर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस के साथ। या थर्ड, अ रिजिड करिकुलम विद लिमिटेड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, या फिर एक रिजिड करिकुलम है जो सब्जेक्ट चॉइस है वो लिमिटेड है। या फिर फोर्थ ऑप्शन, ए करिकुलम दैट ओनली इंक्लूड सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ, या फिर एक ऐसा जिसमें कि सिर्फ साइंस और मैथ है। तो आपको पता होगा कि सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टेज में एनईपी क्या कहता है कि जो स्ट्रीम्स हमारी साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये नहीं रहेगा। बच्चा जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स है वो उनको चूज कर सकता है, तो उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पर दी जाएगी। सेकेंडरी स्टेज हमारी 9 to 12, ये मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को एनकरेज करता है, स्टूडेंट्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। आर्ट, स्पोर्ट्स, वोकेशनल स्किल्स जो है इंक्लूडेड है हमारे इसमें। क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ाता है। कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चे को यहाँ पर देता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, साइंस एंड मैथ है सिर्फ, ये हमारा गलत है। लिमिटेड स्टूडेंट चॉइस है सब्जेक्ट की, ये भी हमारा गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्कोप नहीं है, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, राइट ऑप्शन है हमारा सेकंड, कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी करता है विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेप्थ। सो हमारा राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है, इन विच स्टेज विल वोकेशनल एजुकेशन ऑप्शन बिकम अवेलेबल फॉर स्टूडेंट। वोकेशनल एजुकेशन जो है किस स्टेज से अवेलेबल हो जाएगा ये आपको बताना है। ये नहीं बताना किस स्टेज में है, किस स्टेज से शुरू हो जाएगा वो आपको बताना है। सो प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या फिर फाउंडेशनल स्टेज, कौन सा आंसर आपको यहाँ पर सही लगता है। तो वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में हमारा जो है जो मिडिल स्टेज है वहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की बात की गई है, जिसको कि सेकेंडरी स्टेज में भी रखा गया है 9 to 12 में। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 6 to 8 से हो जाएगा
जाएगा, लेकिन सेकेंडरी स्टेज तक जाते जाते एक स्पेसिफिक जो है वोकेशन उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एटलीस्ट वन वोकेशनल स्किल फ्रॉम ग्रेड 6 जो है वो स्टार्ट होगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लाइफ स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस होंगी यहाँ पर बच्चे को, ताकि कैरियर रेडी रियल वर्ल्ड जो है लर्निंग एक्सपीरियंस वो मिल सके। तो बच्चे का जो अवेलेबल होगा ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वोकेशनल एजुकेशन का, वो कौन से स्टेज से है, मिडिल स्टेज से है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या है, द की एम ऑफ द न्यू करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म इन एनईपी 2020 इज, जो मेन की एरिया है कि करिकुलम और पेडागोजी में जो रिफॉर्म है एनईपी के अकॉर्डिंग वो किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, फोकस ऑन ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या हमारी एनईपी सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करती है, नहीं, हमारी एनईपी सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करती है, बल्कि एनईपी तो क्या कहते हैं कि भाई रोड मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, बच्चे को डीप लर्निंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग की बात करती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, सीबीई हो, प्ले बेस्ड लर्निंग है, आर्ट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लैंग्वेज जो है लर्निंग है वो होनी चाहिए, बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करनी है, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है वो प्रोवाइड करनी है। सेकंड, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारा सही है क्योंकि एनईपी कहती है कि रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन लर्निंग होना चाहिए, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो और वो अपना एक्सपीरियंस करके सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और उसको क्रिटिकल थिंकिंग भी मिले। थर्ड हमारा कहता है इंक्रीज टेक्स्ट बुक्स कंटेंट अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लर्निंग, तो नहीं, हम टेक्स्ट बुक्स कंटेंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहे, बल्कि हमने तो क्या किया है, जो भी करिकुलम में सब्जेक्ट उसमें से कुछ कुछ पोर्शंस हमने हटाए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कंटेंट को कम किया गया है। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्या हमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को कम से कम करना है, नहीं, हमारी एनईपी कहती है आर्ट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो कहती है मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64, जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है हमारा 5+3+3+4 डिजाइन इन न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर एनईपी रेफर्स टू, तो जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है ये नया स्ट्रक्चर किस चीज के बारे में है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 5+3+3+3 में हमारा क्या है, सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज है, जो 5 है वो हमारी कौन सी है, फाउंडेशनल स्टेज है, जो 5 इयर्स की है, जिसमें आपका 3 इयर्स की तो प्री प्राइमरी आ गई, जो बाल वाटिका क्लासेस है, प्रीपरेटरी क्लासेस है वो हो गया, प्लस इसमें आपकी क्लास 1 to 2 जो है वो यहाँ पर है, राइट, 5 इयर्स की जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, और इसके लिए हमारी एज क्या है, 3 to 8 इयर्स, 6 क्लास का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड जो हमारी स्टेज है वो है हमारी प्रीपरेटरी क्लास 3 इयर्स, ठीक है, तो इसमें जो हमारी एज ग्रुप है 3 इयर्स कहाँ से कहाँ होगी हमारी, 8 to 11 है और क्लास है हमारी 3 to 5 और 8 to 11 हमारी जो है ईयर यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट हमारा अगेन 3 है, वो हमारी कौन सी स्टेज है, प्रिपरेटरी के बाद मिडिल स्टेज है, अगेन 3 इयर्स की है, हमारे यहाँ पर 6 to 8 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 6 to 8 इयर्स का बच्चा जो क्लास में, और जो क्लास है ये हमारी, और 11 to 14 इयर्स तक हमारे बच्चे की एज होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा फिर जो है वो 3 इयर्स क्या है हमारा, वो 4 इयर्स सॉरी सेकेंडरी स्टेज है, इसमें हमारा 9 to 12 है और 14 to 18 इयर्स है, राइट। तो ये जो स्टेजेस हैं ये हमें क्या बताती हैं कि भाई किस क्लास से किस क्लास तक कौन सी क्लासेस में होंगी और किस ईयर का बच्चा जो है एज ग्रुप का बच्चा उसमें लिया जाएगा। तो स्पेसिफिक मेथडोलॉजी फॉर टीचिंग लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथडोलॉजी बताती है, नहीं। द नंबर ऑफ ईयर इन ईच स्टेज ऑफ द स्कूल एजुकेशन, जो भी नंबर ऑफ ईयर है हर एक जो है स्कूल एजुकेशन में कितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसके बारे में बताती है, तो ये हमारा करेक्ट है कि हाँ ये बताती है। थर्ड, नंबर ऑफ सब्जेक्ट द स्टूडेंट नीड टू स्टडी, नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी नहीं बताती है। 5 ईयर स्टडी प्लान विद दीज 3 स्टेजेस, नहीं, यहाँ तो हमारा प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक का सारा प्लान है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड, नंबर ऑफ ईयर्स इन ईच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 हमारा क्या है, हाउ डज
द NEP 2020 प्रपोज टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट। जो NEP है वो किस तरीके से इंश्योर करती है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी जो हमारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इंश्योर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगे? तो बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसको NEP के तहत अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे हमारे पास NCERT है, NCTE है, और भी बॉडीज हैं जो कि फ्रेमवर्क डेवलप करेंगी और क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर करेंगी। मल्टीलिंगुअल कंटेंट को हम जो है यहाँ पर प्रमोट करेंगे, इंटरेक्टिव मेथड का यूज करेंगे, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है बाय रेस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट टू हाई स्कूल स्टूडेंट ओनली। नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं कि सबके लिए रीजनल लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेजम जो है सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, बाय लिमिटिंग कंटेंट टू अ सिंगल लैंग्वेज। नहीं, सिंगल लैंग्वेज नहीं, मल्टी लैंग्वेजम का फोकस कर रहे हैं। बाय फोकसिंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर। नहीं, हम तो बात ही ऑनलाइन एजुकेशन की कर रहे हैं। फोर्थ, बाय हैविंग एजेंसी सेट स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी। तो ये सही है, हमारे पास NEP ने काफी सारी एजेंसी को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया है जिसका काम क्या होगा, कंटेंट को चेक करना, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेक करना, पेडागोजी को चेक करना और साथ ही साथ मॉनिटर करना क्वालिटी को कि सब सही है या नहीं। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following example demonstrate art integrated learning? art integrated learning क्या है कि आर्ट जो है उसको हम किस तरीके से अपनी जो टीचिंग है उसमें हमें उसको इंक्लूड करना है आर्ट को, ठीक है। आर्ट जैसे कि कोई भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, इन सब चीज़ों को। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट है जो बात करता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की। फर्स्ट ऑप्शन है वॉचिंग वीडियो ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट। तो ये नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर वीडियो देखी जा रही है, कोई आर्ट इंटीग्रेटेड नहीं है। सेकंड, मेमोराइजिंग बायोलॉजी डेफिनेशंस। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर रोट मेमोराइजेशन है कि सिर्फ डेफिनेशन याद की जा रही है बायोलॉजी की। थर्ड, राइटिंग ऐसे ऑन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पे ऐसे लिखा जा रहा है, इसमें भी आर्ट नहीं है। फोर्थ है हमारा डेपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस थ्रू नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट प्ले आप कर रहे हैं तब आपकी आर्ट इंक्लूड है, तो इस ऑप्शन में हमारी आर्ट दी गई है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कहता है? What is the primary objective of competency based education? जो हमारी CBE है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें हम कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए और आपकी जो कंटिन्यूस जो है वो आपकी असेसमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो एक रियल लाइफ स्किल बच्चे में डेवलप हो, उसकी एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी को हम डेवलप कर पाएँ, उस बच्चे को हम ये सिखा पाएँ कि जो चीज़ वो सीख रहा है वो अपने रियल लाइफ से जो है उसको एड ऑन कर पाए, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, उसकी जो नॉलेज उसको आई है, वो जो नॉलेज उसने ली है वो अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो रोट लर्निंग से हम उसको एक्सपीरियंशियल और मीनिंगफुल लर्निंग तक लेकर जा पाए, ये हमारा CB है। साथ ही साथ असेसमेंट में कि बच्चे ने क्या किया है, क्या कर सकता है और किस तरीके से वो कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम देखें। तो सबसे पहला हमारा कहता है टू अनेबल स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसेज इन देयर डेली लाइफ। तो ये हमारा करेक्ट है कि जो भी हम बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं वो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए और डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए। सेकंड हमारा टू एनकरेज पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग हम नहीं चाहते कि बस उसने सीख लिया, हम चाहते हैं कि वो उसको डेली लाइफ में यूज भी करे। थर्ड हमारा टू इंक्रीज द कंटेंट कवर्ड इन टेक्स्ट बुक्स। जो है जो भी हमारा टेक्स्ट बुक्स है उसमें बस हम अपना कंटेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, नहीं, हम बच्चे को उस कंसेप्ट की नॉलेज देना चाहते हैं। टू फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, नहीं, रोट मेमोराइजेशन के लिए हमारी NEP मना करती है। सो राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, कि जहां पर हम बच्चे को जो भी कॉम्पिटेंसी हम उसको सिखा रहे हैं, जो भी स्किल हम उसको सिखा रहे हैं, बच्चा उसको प्रैक्टिस कर पाए, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। How does art integrated learning contribute to the development of life skill? लाइफ स्किल के डेवलपमेंट में जो हमारी आर्ट लर्निंग है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है? तो आर्ट क्या होना चाहिए हमारा? आर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अभी हमने बात की कि आर्ट रिलेटेड अदर फॉर्म्स को आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाय एलिमिनेटिंग आर्ट बेस्ड एक्टिविटी। नहीं, हम तो इंटीग्रेट, NEP क्या कह रही है? आर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, है ना।
आर्ट को आप इंटीग्रेट करो। तो अगर आर्ट एलिमिनेट कर दोगे तो इंटीग्रेट कैसे होगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड, बाय फोकसिंग सोनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फोकस रहेंगे? नहीं, आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड भी करना है और आर्ट भी इंक्लूड करना है। बच्चों का जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उन पर भी हमें फोकस करना है। थर्ड, बाय फोस्टरिंग स्किल्स लाइक रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, इससे हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी ये हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ कहता है बाय डिस्करेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जब आप आर्ट ऐड करते हैं तो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी ये ऑटोमेटिकली एनकरेज होती हैं, डिस्करेज नहीं होती हैं। सो फोर्थ ऑप्शन गलत है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है? व्हाट शुड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स एंश्योर रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम क्या है? जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हो, आपने पढ़ाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चों को क्या चीजें आ जानी चाहिए, वो आपकी क्या है? वो आपकी लर्निंग आउटकम है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो लर्निंग आउटकम बेसिकली स्पेसिफिक मेजरेबल गोल, आप ऐसा गोल तैयार करते हो कि बच्चे को ये चीज आनी जानी चाहिए और आप उसको मेजर भी कर पाते हो कि बच्चा एंड ऑफ द लेसन जो है हमारी ये चीज जो है बच्चा हमारा सीख पाए। तो क्या दिया गया? दे शुड सप्लीमेंट रेमेडियल एक्शंस टू हेल्प नॉन अचीवर्स रीच द डिजायर्ड मिनिमम लेवल। तो यस, हम चाहते हैं लर्निंग आउटकम के जरिए कि जो हमारा बच्चा जो नॉन अचीवर है उसको भी हम एक डिजायर्ड मिनिमम लेवल तक तो लेकर आए। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में हमें सिर्फ जो है हाई अचीवर है उस पर फोकस करना है, जो लो अचीवर हैं उन पर भी हम फोकस करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दे नीड टू एंश्योर दैट ओनली टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट अचीव लर्निंग आउटकम, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ टॉप परफॉर्मर पर फोकस नहीं करते। सेकंड हमारा गलत है। थर्ड, देयर इज नो नीड टू असेस लर्निंग आउटकम एज दे आर इंटीग्रेटेड इन एक्टिविटीज, नहीं, लर्निंग आउटकम को असेस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे ने वो चीज सीखी कि नहीं सीखी। फोर्थ हमारा, दे मस्ट एंश्योर स्टूडेंट्स मीट लर्निंग आउटकम ओनली एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, या फिर जो भी लर्निंग आउटकम का असेसमेंट है हम उसको क्या हमेशा एंड ऑफ द सेशन करते हैं? नहीं, वो भी गलत है। हम उसको हमारा फॉर्मेटिव समेटिव दोनों असेसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है यहाँ पर कि हम क्या चाहते हैं लर्निंग आउटकम से कि जो भी रेमेडियल एक्शन है हम नॉन अचीवर्स पर परफॉर्म करें ताकि वो भी डिजायर्ड मिनिमम लेवल जो है अचीव कर पाए। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है? What suggestion is most appropriate in context of integration of subject content in lesson planning? कि lesson planning जब आप करते हो तो जब इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट का तो वहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लगती है वो आपको बतानी है। विच ऑप्शन इज करेक्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए? तो फर्स्ट है लेसन प्लान शुड कवर ओनली वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का हम लेसन प्लान बना सकते हैं। सेकंड, टीचर शुड टीच ऑल सब्जेक्ट विदाउट इंटीग्रेटिंग कंटेंट, कंटेंट तो होना चाहिए तभी आप लेसन प्लान में क्या चीजें मुझे पढ़ानी है। थर्ड, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट सब्जेक्ट एट ईच सब्जेक्ट इज ओन लेसन प्लान, नहीं, हमें तो इंटीग्रेशन के लिए ही बोला गया है, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है। फोर्थ है लेसन शुड हैव रेलिवेंट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन सो दैट टोटल क्लास लोड इज 3 to 4 क्लास पर डे, तो हमें लेसन प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हुए ताकि हम बच्चों को जो चीजें पढ़ा रहे हैं एक दिन उनको लोड भी ना हो, कोई टॉपिक किस तरीके से करवाने, कितने दिन में करवाना, हमारे पास प्रॉपर लेसन प्लान होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 71। 71 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एनुअल पेडागोजिकल प्लान। तो जब भी आपका एनुअल पेडागोजिकल प्लान बनाया जाता है तो उसमें आपकी प्रिंसिपल की और टीचर की क्या भूमिका रहती है? सो एनुअल पेडागोजिकल प्लान क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर गाइड है जो कि प्रिंसिपल टीचर्स तैयार करते हैं ताकि जो टीचिंग है वो अलाइन हो लर्निंग आउटकम से, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच से, एक्टिविटी बेस्ड हो, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो, जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से जॉयफुल, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल बनाया जा सके इसके लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, टू फोकस ओनली ऑन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट, क्या हमारा फोकस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर करने पर होना चाहिए? नहीं, हमें आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें एक्टिविटी जो है इसमें ऐड करनी है, बच्चे को लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करना है, बच्चे को कैरियर रेडी बनाना है, ये सारी चीजें भी होंगी। सेकंड, टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ ईयर ओनली, नहीं, हम बच्चे की परफॉर्मेंस क्या सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द ईयर असेस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड हमारा, टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स विदाउट कंसीडरिंग लर्निंग आउटकम, हम लर्निंग आउटकम ना देखें, लर्निंग आउटकम तो देखने जरूरी है,
ठीक है, बिना लेसन प्लान जो हम कर रहे हैं, हमें ये हम जो है फिर हमारी क्या हो जाएगी, विदाउट गोल जो है हम बिना किसी डायरेक्शन के हम जो है लेसन प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर एक लेसन प्लान होगा कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या लर्निंग आउटकम होना चाहिए, उसको असेसमेंट वो भी ज़रूरी है। फोर्थ हमारा टू एंश्योर मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। तो जब भी हम कोई भी एनुअल पेडागोजिकल प्लान बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस हो। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की पेडागोजिकल अप्रोच इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अगेन सीबी है, अभी हमने डिस्कस किया कि सीबी जो है हमारा वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट कहता है इंडिविजुअल फोकस, चाइल्ड सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव पैडागोजी। बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हम टीचिंग करवा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमें पैडागोजी जो है इंक्लूसिव पैडागोजी करनी है कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, किसी में कोई डिसेबिलिटी उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए। सेकेंड हमारा लेक्चर बेस्ड टीचिंग होगी, नहीं, हम जो है असेसमेंट भी करेंगे, एक्सपीरियंस इन लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। थर्ड फोकस ओनली ऑन एग्जाम्स एंड लर्निंग आउटकम, नहीं, सिर्फ हम एग्जाम और लर्निंग आउटकम पर फोकस नहीं करते, बच्चे की मोरल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, इन सभी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। फोर्थ कहता है टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग होगी, सिर्फ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड भी है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कहता है कि इंडिविजुअल फोकस होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा एंड इंक्लूसिव पेडागोजीज होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, What role do rubrics play in assessment process of कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। रूबिक्स, अलग अलग टूल्स होते हैं हमारे पास, तो जो रूबिक्स है असेसमेंट में, उसमें रूबिक्स का क्या रोल है, अगर हम सीबी के चलते ही रूबिक्स का यूज करते हैं, सो रूबिक्स हमारा किस तरीके से हेल्प करता है। सो रूबिक्स का जब भी आप यूज करते हैं तो एक क्लियर मेजरेबल क्राइटेरिया आपको मिल जाता है ना, कॉम्पिटेंसी के साथ अलाइन हुआ। सेकेंड, आप बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, क्वालिटेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। सो फर्स्ट है हमारा दे हेल्प मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। तो बिल्कुल आप बच्चे की कोई भी जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर आप असेसमेंट कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, दे फोकस ओनली ऑन प्रूविंग फीडबैक विदाउट असेसमेंट, नहीं, हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फीडबैक भी दे रहे हैं कि भाई क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो सेकंड गलत है। दे आर यूज्ड टू ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, क्या हम सब्जेक्टिव जजमेंट पर, नहीं, हम अलग अलग असेसमेंट मेथड यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट का ही पार्ट है हमारा रूबिक्स, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट है दे हेल्प मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, What is the main focus of performance assessment in competency based education? CBE competency based education में आपका मेन जो फोकस है परफॉर्मेंस असेसमेंट का वो क्या है, किस तरीके से परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होगा बेसिकली। सो इवेल्युएटिंग व स्टूडेंट नो थ्रू द रिटन टेस्ट, हम रिटन टेस्ट से जान सकते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, वो इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकेंड, फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, नहीं, हम सिर्फ मेमोराइजेशन की बात नहीं करते। थर्ड, टेस्टिंग स्टूडेंट ऑन देयर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, हम बच्चे की एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि वो फॉलो कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन या नहीं कर रहा है, उसकी क्षमता को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन हम सिर्फ फोकस नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस हो रही है, बच्चा क्या सीख रहा है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा असेसिंग स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसाइजेस एंड अफेक्टिव स्किल, या फिर हम बच्चे की यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस और अफेक्टिव स्किल ये हम देखते हैं। सो फोर्थ हमारा करेक्ट है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, अफेक्टिव स्किल्स सब हम परफॉर्मेंस टेस्ट में देखते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, How will NEP ensures that students understand ethical and moral value? NEP कैसे इंश्योर करती है कि बच्चे जो है NEP के तहत जो स्टूडेंट जो है एथिकल एंड मोरल वैल्यू दोनों ही सीखेंगे, किसके अकॉर्डिंग फोकस करती है। सो फर्स्ट हमारा बाय फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ग्लोबल एथिकल इशू, कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ग्लोबल एथिकल इशू पर फोकस करते हैं, नहीं।
सेकंड हमारा बाय गिविंग स्टूडेंट द फ्रीडम ऑफ चॉइस देयर एथिकल पर्सपेक्टिव, अपना एथिकल पर्सपेक्टिव खुद से चूज कर सकते हैं, नहीं। थर्ड बाय एनफोर्सिंग ए स्ट्रिक्ट मॉरल कोड, हम मॉरल कोड स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें, नहीं, हमें बच्चों को सिखाना है तो स्ट्रिक्टली नहीं है। फोर्थ बाय टीचिंग ट्रेडिशनल फेबल्स एंड स्टोरी फ्रॉम द इंडियन कल्चर, तो अगर हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बच्चों के एथिकल मॉरल वैल्यूज, तो इसके लिए हम जो हमारे इंडियन लिटरेचर हैं, स्टोरीज हैं, उनका यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फेबल्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। What is emphasized for the teaching of all language under NEP 2020? किस बात पर फोकस किया जाता है जब हम all language की बात करते हैं अंडर NEP? तो किस चीज को, कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि इनोवेटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स एंड इंक्लूडिंग ग्रामिफिकेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, कि हम मल्टीलिंग्विज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इनोवेटिव भी होगा, बिल्कुल होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मेथड में यूज कर सकते हैं, ग्रामिफिकेशन और कल्चरल एस्पेक्ट्स सभी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है दैट इज ग्रामिफिकेशन। व्हाट इज ग्रामिफिकेशन? ग्रेजुअल लेयरिंग, किसी भी चीज को हम लैंग्वेज स्किल को स्कैफोल्ड कर रहे हैं, बच्चे को जब हम चीजें सिखा रहे हैं जो उसको हेल्प रिक्वायर है, थोड़े टाइम के लिए हम उसको हेल्प दे रहे हैं ताकि बच्चा उस चीज को सीख पाए, तो ये हमारा करेक्ट है। लैंग्वेज हम इसी तरीके से डेवलप करेंगे। मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी नहीं, हमें सिर्फ वोकैब जो है मेमोराइज नहीं करवानी है। थर्ड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं। फोर्थ यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है फर्स्ट, इनोवेटिव एक्सपीरियंस इन लर्निंग मेथड इंक्लूडिंग ग्रामिफिकेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 77। सो अकॉर्डिंग टू एनईपी, अगेन एनईपी से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट explicitly mention as necessary skill for students to develop? NEP में कौन सी स्किल है जो explicitly mention नहीं है कि ये वाली स्किल जो है वो हमें डेवलप करनी है? फर्स्ट एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग, वो हमारी मेंशन है कि भाई बच्चों का जो मॉरल रीजनिंग है, एथिकल रीजनिंग है, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो वो हमारे यहाँ पर मेंशन है। सेकेंड हमारा नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस के बारे में बात नहीं की गई है, ये टर्म यूज नहीं की गई है। हालांकि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, बच्चे को कैरियर रेडी बनाने के बारे में बात की गई है, लेकिन स्पेसिफिकली ये टर्म नहीं की गई है यूज कि लोकल बिजनेस के बारे में नॉलेज हो। थर्ड डिजिटल लिटरेसी एंड कोडिंग, इसके बारे में बात की गई है। फोर्थ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, इसके बारे में बात की गई है। तो जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है वो हमारा सेकंड मेंशन नहीं है, नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस, उसकी जगह पर हमारा क्या है? वोकेशनल एजुकेशन, कैरियर रेडी एजुकेशन, उसके बारे में है। सो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। द मेन बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग CBSE academic repository with e-सनद पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो वो हमारी क्या है? तो जो CBSE का एकेडमिक रिपोजिटरी है, अगर उसको हम ई-सनद पोर्टल के साथ जो है इंटीग्रेट कर दें तो उसका क्या बेनिफिट होगा? तो ई-सनद पोर्टल किस द्वारा हमारा है, किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। इसका काम क्या है? जिससे कि नाम से पता चल रहा है ई-सनद, यहाँ पर क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिशन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई किए जा सकते हैं, ऑनलाइन ही अटेस्टेशन हो जाएगा, सारी चीजें हमारी जो है ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसका क्या बेनिफिट होगा अगर हम इसको CBSE के साथ इंटीग्रेट कर दें? टू प्रोवाइड वर्चुअल क्लासेस फॉर स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड, नहीं है, इसमें वर्चुअल क्लासेस नहीं कर रहे, हम तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसी को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड टू ऑथेंटिकेट एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज और एम्प्लॉयमेंट, ये हम कर रहे हैं कि जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसको हम ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। थर्ड हमारा टू अलो स्टूडेंट्स टू अपलोड देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, हाँ अलो है हमारा, लेकिन मेन काम क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है हमारे वो वेरीफाई हों, तो सेकंड ऑप्शन अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू थर्ड। फोर्थ टू डिस्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप अवार्ड, स्कॉलरशिप नहीं कर रहे हम यहाँ से, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता है? What is the primary purpose of online exam center management system OECM?
OEMS, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका पर्पस क्या होगा कि ऑनलाइन जो एग्जाम सेंटर है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएं, डाटा इन्विजिलेटर का हम डाल पाएं, कौन एब्सेंट है उसका डाटा अपलोड कर पाएं, सारी चीजें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख पाएं। तो प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, टू मैनेज रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर। यस, एग्जाम सेंटर के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, इन्विजिलेटर के बारे में जानकारी डाल सकते हैं, कौन कौन एब्सेंट एब्सेंटी डाटा वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। टू मॉनिटर टीचर परफॉर्मेंस, नहीं। स्कूल की फीस पेमेंट हैंडल करना भी नहीं है, और डिजिटल टेक्स्ट बुक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना भी इसका पर्पस नहीं है। सो राइट पर्पस कौन सा है, फर्स्ट, टू मैनेज रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर, इन्विजिलेटर एंड एब्सेंटी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। What is the key feature of the digital locker initiative by CBSE? डिजिटल लॉकर आप सभी को पता होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी वहां पर अपलोड हो जाती है। इवन जो जैसे सीटेट हुआ उसका सर्टिफिकेट आया तो वो भी आपको वहीं पर मिलता है ना। तो डिजिटली साइंड आपको सारी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिल जाती हैं, आपको डिजी लॉकर पोर्टल पर मिल जाती है। तो फर्स्ट कहता है इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं लेते डिजिटल लॉकर पर। सेकेंड, इट स्टोर डिजिटली साइंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट लाइक मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तो ये करेक्ट है। ये जो भी डिजिटली साइंड हमारे पास हमारे मार्कशीट आती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैंने आपके आईडी प्रूफ सारी चीजें आप वहां पर यूज कर सकते हो। थर्ड, इट अलाउज स्टूडेंट टू स्टोर बुक्स ऑनलाइन, नहीं, बुक्स स्टोर नहीं कर सकते। फोर्थ, इट हेल्प्स टू स्कूल मैनेज स्कूल फीस डिजिटली, नहीं, स्कूल फीस भी मैनेज नहीं होती। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, अब जो है हमारे एनवीएस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है हमारा 81 हमारा क्या कहता है, 81 हमारा ये कहता है कि इन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय द हाउस कैप्टन डज नॉट एंश्योर द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो हाउस कैप्टन है वो कौन सी एक्टिविटी जो है वो नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पर बतानी है कि JNV स्कूल में कौन सी एक्टिविटी बच्चा जो हाउस कैप्टन है वो नहीं करेगा। फर्स्ट, सुपरवाइज सेल्फ स्टडी इन द हाउस ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ये करेगा, जो है देखेगा सेल्फ स्टडी नाइट आवर्स में। सेकंड, हैव पीरियोडिक इंटरेक्शन विद पीटीएम के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। एंड इन्फॉर्म अबाउट एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द हाउस स्टूडेंट, ये नहीं करता है। थर्ड, रिपोर्ट एब्सेंटी एंड सिक चिल्ड्रन टू द हाउस मास्टर, जो भी बच्चा एब्सेंट है या फिर सिक है उसके बारे में हाउस मास्टर को रिपोर्ट करेगा, ये करेक्ट है। फोर्थ हमारा, कंडक्ट रोल कॉल ऑफ द हाउस ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली एंड इवनिंग गेम्स एंड रिपोर्ट टू द हाउस मास्टर। तो जो भी रोल कॉल है हाउस के दौरान वो करेगा मॉर्निंग असेंबली में, इवनिंग गेम्स में, और किसको रिपोर्ट करेगा, हाउस मास्टर को। तो ये करता है। तो कौन सा नहीं करता है, सेकंड वाला ऑप्शन कि इंटरेक्शन नहीं करता है पीटीएम में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा है 82, आपके जो हाउस ग्रुप्स हैं उसके रिगार्डिंग है। तो इन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय द हाउस कलर अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर, शिवालिक, अरावली, उदयगिरी और नीलगिरी। तो 4 हाउस होते हैं आपके, कौन कौन से हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। तो इनका कौन कौन सा कलर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली का हमारा कौन सा कलर है, अरावली का कलर है हमारा ब्लू है, ठीक है। फिर सेकंड अगर हम बात करें नीलगिरी, तो नीलगिरी का हमारा कौन सा कलर है, ग्रीन है। इसी तरीके से शिवालिक हमारा रेड है, उदयगिरी हमारा येलो है ना, ये कलर्स है। तो इसमें पूछा गया सबसे पहले शिवालिक का कौन सा है, रेड है। अरावली का हमारा ब्लू है। उदयगिरी का हमारा येलो है। नीलगिरी का हमारा ग्रीन है। सो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन इस ऑप्शन में दिया गया है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, इन JNV मैथ्स द क्वालिटी of food is tested and certified by the following employee before serving to the student। तो स्टूडेंट को सर्व करने से पहले कौन है जो फूड क्वालिटी चेक करता है, यू कैन कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो फूड है वो कौन चेक करता है, नर्स भी चेक करती है, कैटरिंग असिस्टेंट भी, वाइस प्रिंसिपल, ड्यूटी जो हमारा टीचर होता है वो भी। लेकिन सबसे मेन काम किसका होता है, फूड क्वालिटी को चेक करके सर्टिफाई करना, इस पर्पज के लिए वो किसका काम है हमारा। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एज पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस,
पोक्सो एक्ट से है। पोक्सो एक्ट के तहत जो हमारा सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 के तहत क्या है हमारा सेक्शन 14, यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, तो उसके तहत जो पनिशमेंट है वो कितनी हो सकती है, तो वो हमारा क्या कहता है पनिशमेंट, ये एक्ट सेक्शन 14 कि कम से कम 5 साल की सजा, उसको बढ़ा के 7 साल की सजा किया जा सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ जो है हमारा क्या होगा 5 साल की सजा, जिसको कि हम बढ़ा के कितना कर सकते हैं 7 साल की कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो है फाइन भी होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 7 ईयर, कम से कम 7 साल की नहीं, कम से कम 5 के 7 तक बढ़ाया जा सकता है, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड हमारा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर आल्सो लाइबल टू 5, ये करेक्ट है कि कम से कम 5 साल की सजा प्लस फाइन होगा। थर्ड नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पर फाइन नहीं है इसलिए गलत है, यहाँ पर 3 ईयर्स है इसलिए गलत है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा 85 इन JNV मैथ्स कमेटी मीटिंग इज कंडक्टेड वंस इन एवरी, तो मैथ्स कमेटी की जो मीटिंग है वो कब होती है आपकी, वीकली, 2 मंथली, फोर्टनाइटली या फिर मंथली, तो मैथ्स कमेटी की मीटिंग हमारी कब होती है, एवरी मंथ होती है और हर मंथ के 25th को होती है ना। सो मंथली बेसिस पर होती है, 25th ऑफ एवरी मंथ होती है, ताकि अगले महीने के बारे में प्लान बनाया जा सके कि भाई क्या प्लान है, क्या जो है फूड मेन्यू बना है, वो सारी चीजें चेक की जा सके। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। 86 है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एट JNV लेवल, तो जो प्रिवेंटिव है, जो चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है, ये चीज़ के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। वैसे अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे सारे प्रिवेंटिव हैं, लेकिन जो मेन अप्रोप्रिएट है कि प्रिवेंटिव मेजर कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना उसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए, ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो स्कूल में, इसीलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपका कहता है 14 पॉइंट जो प्रोग्राम है आपका फॉर मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो एनवीएस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए 14 पॉइंट्स प्रोग्राम है, तो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है 14 जो प्रोग्राम्स है उसमें हमारा, तो 14 में अगर हम बात करें तो रिपेयरिंग ऑफ बाउंड्री वॉल ये भी है, मंथली फ्यूमिगेशन इन कैंपस ये भी है हमारा, थर्ड लॉकिंग ऑफ डोरमेट्रीज ड्यूरिंग डे टाइम ये भी है, फोर्थ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड इन द मेस, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में नहीं आता है, हालांकि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत नहीं आता 14 प्रोग्राम्स में। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 88। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 क्या कहता है कि इन CBRI डिजाइन JNV बिल्डिंग, जो CBRI डिजाइन JNV बिल्डिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटीरियर इमल्सन पेंटिंग, तो जो एक्सटीरियर इमल्सन पेंटिंग है वो कितने दिन में होनी चाहिए, 7 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 4 ईयर, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इमल्सन पेंटिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारी कितने दिन में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेरे 5 ईयर्स में, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, 5 में होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जैसे इंटीरियर की तो वो 3 ईयर्स है, रूफ वाटर प्रूफिंग है तो वो 7 to 10 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 हमारा क्या कहता है, 89 कहता है नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर गर्ल्स और फॉर एडमिशन इन क्लास 6 इन JNV, क्लास 6 में JNV में एडमिशन के लिए जो नंबर ऑफ सीट जो हमारी रिजर्व है गर्ल्स के लिए वो कितनी है 1/3, तो 1/3 हमारा कितना हो गया 33.33%। सो राइट ऑप्शन हमारा 33, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन, द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 9th लेटरल एंट्री इन JNV एज ऑन 1 May इज, जो हमारा एडमिशन हुआ था अभी JNV का क्लास 9th की अगर हम बात करें लेटरल एंट्री, उसकी जो एज है वो क्या रखी गई थी यहाँ पर, किस एज के बीच में होना चाहिए, 12 to 15, 12 to 14, 13 to 15 या 13 to 16। सो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, ये कितना होना चाहिए 13 to 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो अपनी साइकोलॉजी है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आपने जो अच्छे से देख लिए होंगे। अब हमारा बचा है सिर्फ एडमिन एंड फाइनेंस, वो आने वाले आगे 2 क्लासेस में हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो KVS, NVS, UPSC, EMRS किसी भी प्रिंसिपल की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरे अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप हमारे लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा लेटेस्ट बैच शुरू हुआ था 12 मई को, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस की टाइमिंग है, जिसमें हम जो है लाइव क्लासेस करते हैं, तो उस क्लास टाइम के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स दी जाएंगी, आपका जो भी PDF का कंटेंट है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें होंगी, और अभी इस पर 3000 का डिस्काउंट भी है। तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, तो KVS, UPSC, NVS, MRS सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और अगर आपको ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स चाहिए, तो हमारे पास 7 साल की वैलिडिटी का कोर्स भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच भी अवेलेबल है। तो जो भी आपकी क्वेरी है, आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर, और आप अपनी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम स्पेस देके आप लिखेंगे अपनी सिटी, उसके बाद आप लिखेंगे अपना एग्जाम का नाम, और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।